हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे सीएफ फाइनल ऑडिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रिवीजन में। ड्रोन चार्ट से देख सकते हैं आप इस रिवीजन को। अदरवाइज ये समरी की नोट्स हैं जो कीवर्ड बेस्ड बनाए, जिसको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना बेस्ट माना जाएगा। ये पर्टिकुलर नोट्स अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पे हैं। ड्रोन चार्ट से करें तो उसे ही रेफर करें। सबसे पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की डेफिनेशन, आरबीआई एक्ट 1934 की अमेंडमेंट एक्ट 1997 के सेक्शन 45I के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक कंपनी है। ऑब्वियसली बात है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो इट इज नॉट अ बैंक, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस रिसीविंग डिपॉजिट्स का। मोर देन दिस, द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज डीम्ड एनबीएफसी, जो कहता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके फाइनेंशियल एसेट्स उसकी टोटल एसेट्स के 50% से ज्यादा है, पर टोटल एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स को हटा दिया जाएगा। एंड दूसरी कंडीशन एंड है, इसका मतलब दोनों फुलफिल होगी तो ही वो डीम्ड एनबीएफसी होगी। इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट इज मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो आप डीम्ड एनबीएफसी हो। आप डीम्ड एनबीएफसी हो तो आपको आरबीआई के पास जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ऑफ एन एनबीएफसी, जिसके लिए सबसे पहले आपके पास नेट ओन्ड फंड्स होना चाहिए ऑफ 2 करोड़। There are some exemptions from registration with RBI which have been specifically given that in case if your entity is a housing finance institution or merchant banking company, अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग कर रहे हो तो भी आपका मेजर बिजनेस और असेट्स स्टॉक, इक्विटी, शेयर, सिक्योरिटीज यानी फाइनेंशियल नेचर की होंगी। उसके बावजूद भी आपको एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, बिकॉज यू विल बी देन कवर्ड बाय सेबी एंड नॉट बाय आरबीआई। दैट इज बेसिकली द बेसिस ऑफ गिविंग दीज एग्जाम्पशंस की इन लोगों को एनबीएफसी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। निधि कंपनी स्पेसिफिकली अलग प्रोविजंस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज सेपरेट प्रोविजंस आर देयर, चिट कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस अबाउट इट। हालांकि कुछ कंडीशंस फुलफिल होती है तब इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ध्यान रखना दोस्तों, इसके ऊपर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन काफी स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में हो सकता है। तो एनबीएफसी के भी अगर आप देखें तो December 21 का, लेट मी शो यू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच इज रिस्पेक्ट टू डीम्ड एनबीएफसी, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्या किया इन्होंने इस क्वेश्चन में, आपको जानकारी दी और पूछा कि क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्शन 45IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 1997 अप्लाई करेगा, यानी कैसे डीम्ड एनबीएफसी होने के कारण एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और इतनी सारी डिटेल दे दी। दो कंडीशन फुलफिल करना है, तो सबसे पहले आप देखें टोटल एसेट्स क्या है। अब एग्जाम में टोटल एसेट्स 530 का 50% अगर आप लगाओगे और देखोगे कि वो 50% आता है, लेट्स से 265 के, आपके फाइनेंशियल एसेट्स 265 से ज्यादा के हैं, तो आप देखिए आपकी एसेट्स में लोन्स एंड एडवांस ये दोनों फाइनेंशियल नेचर के हैं, डेफिनेटली ज्यादा है, बट फिर भी आपका मार्क कट सकता है क्योंकि आपको 50% 530 माइनस 3 करोड़ ऑफ इंटेंजिबल एसेट का लगाना होगा। तो 527 के 50% को आप कंपेयर करोगे एंड देखेंगे कि क्या ये फिगर से ज्यादा हमारी ये दोनों एसेट्स है। ये कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी हमारे इस साल की इनकम, तो प्रॉफिट हमें नहीं देखना है, हमें इनकम देखनी है जो फाइनेंशियल एसेट से हो रही है, इंटरेस्ट डिविडेंड के नेचर की। इज इट मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम? यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट यस दिस इज अ डीम्ड एनबीएफसी, और आरबीआई की रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगी अनलेस वो स्पेसिफिकली एग्जाम्प्टेड है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एनबीएफसी को क्लासिफाई किया जाता है आपके सिलेबस में, सिर्फ एसेट फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं उन कंपनीज का कैसे ऑडिट है ये कवर है। ये क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ द वर्क विच एनबीएफसीज आर डूइंग उसके बेसिस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है डिपॉजिट ले रही है या नहीं ले रही है। डिपॉजिट लेते हो अगर आप पब्लिक से, जनता से, तो आपके ऊपर बहुत सारे नॉर्म्स आरबीआई के चेंज हो जाते हैं। पब्लिक डिपॉजिट लेने से आप क्योंकि जनता का पैसा लेके काम कर रहे हो तो आपके ऊपर आरबीआई का शिकंजा बड़ा तेज कस जाएगा। लेकिन अगर आपने डिपॉजिट नहीं लिए तो आपके ऑडिट रिपोर्ट से लेके बहुत सारे दूसरे प्रोविजन जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना वगैरह, कई सारी चीजों से आपको राहत मिलेगी। इसलिए एनबीएफसी टेकिंग डिपॉजिट्स एंड नॉट टेकिंग डिपॉजिट्स इज अ बिग डिस्कशन इन द होल पर्टिकुलर चैप्टर, एंड अकॉर्डिंगली देयर प्रोविजंस डू डिफर। अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है जिसको नॉर्मली एनडी कहा जाता है, ये दो क्लासिफिकेशन है, और बाय द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच दे आर डूइंग दे आर प्राइमरली क्लासिफाइड एज आईसीसी। इनफैक्ट तो हमारे सिलेबस में जो है वो है आईसीसी, विच इंक्लूड्स एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी। पहले ये तीन कैटेगरी होती थी, इनको मिक्स करके अभी एक नाम दे दिया गया इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज। इनमें स्पेसिफिकली कैसे ऑडिट करना है वी हैव टू डिस्कस। देन यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, CIC इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ND इज नॉन डिपॉजिट, SI इज सिस्टमिक इंपॉर्टेंस। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि कोई भी कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन अगर 500 करोड़ रुपए या ज्यादा से उसकी अगर असेट्स होती हैं, तो देन इन दैट केस उसे मान लिया जाता है वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, दैट इज अनदर क्लासिफिकेशन। उस केस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है भले ही आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। We'll come to core investment companies. इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड NBFCs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFIs, एनबीएफसी फैक्टर। अगर आप फैक्टर हैं तो आरबीआई से आपको कम रेट पे पैसा मिलेगा, कई सारे आपको इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एनबीएफसी फैक्टर एंड NOFHC विच इज फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, जो नॉन ऑपरेटिव है, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करने के लिए इन सब्सिडरीज बनाई जाती है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का डिस्कशन आपको देखने को कारो 2020 में भी मिलेगा, क्लॉज 16 ऑफ पैरा 3 के अंतर्गत। वहां पे क्योंकि स्पेसिफिकली सीआईसी और ग्रुप में कितनी सीआईसी के डिस्क्लोजर्स हैं, इसलिए स्पेसिफिकली सीआईसी जरूर पढ़ लीजिए। चार कंडीशन फुलफिल होगी तो माना जाएगा कि आप एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। होता यह है कि जैसे आप समझे कि रिलायंस की इतनी सारी कंपनीज है, बिरलास की इतनी सारी कंपनीज है जिनमें लोग पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं।
whether it is in India or outside India, you'll find there are these large houses which invest in so many other companies. What they do is they don't use their flagship company Reliance Industries to do this. They'll create a separate company which will be unlisted. Primarily the ownership of that company will be the promoter group, that is the Ambanis, and this company will primarily invest in various areas, जैसे कि Reliance Investments and Holdings Limited. इसने किसी समय पे एनडीटीवी में भी इन्वेस्ट कर रखा था, यही वो कंपनी है जिसने लेट्स से मुंबई इंडियन इंडिया विन स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, ओबेरॉय होटल्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, एयरटेल में भी इन्वेस्ट कर रखा है. ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, इसमें प्रमोटर का मेजर स्टेक है, और ये प्राइमरली क्या करती है, मुकेश भाई को कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो वो इस कंपनी के थ्रू शेयर्स खरीद के रख लेते हैं. अब इस कंपनी में तो प्राइमरली सारी एसेट्स ही देखी जाए तो क्या होंगी, फाइनेंशियल नेचर की होंगी, प्लस साथ ही साथ में देखा जाए तो इसकी इनकम भी इन्हीं से मेनली आती होगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट. हेंस ये डीम्ड एनबीएफसी हो जाएगी, जबकि इसका कोई रियल उद्देश्य नहीं है कि हम जनता से पैसे ले काम करें. तो ऐसी कंपनीज को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहा जाता है. इनको 4 कंडीशंस फुलफिल करना होती है. पहली, इनकी टोटल एसेट्स का 90% या उससे ज्यादा इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट या लोन गिवन टू ग्रुप कंपनीज होना चाहिए ऑफ द सेम ग्रुप. ग्रुप कंपनीज वुड आल्सो इंक्लूड एसोसिएट्स. कम से कम 60% इसमें से इक्विटी या कन्वर्टेबल भी है तो 10 साल के अंदर अंदर जो कन्वर्ट होने वाले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में वो काम किए जाएंगे. ट्रेडिंग नहीं करेंगे ये इन ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स में, ऑन ऑफ सेल कर सकते हैं बट नॉट रेगुलरली ट्रेड. इसके अलावा कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं करेंगे एक्सेप्ट जो भी डिविडेंड या कैश आ रहा है उसको मैनेज करने से रिलेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगाना. सिमिलरली आप फैक्टर, एनबीएफसी फैक्टर कब कहलाओगे, जब आपका मोर देन 50%, सेम कंडीशन है जैसी डीम्ड एनबीएफसी में थी, ऑफ टोटल एसेट्स इज फ्रॉम फैक्टरिंग बिजनेस, और इस फैक्टरिंग बिजनेस की जो आपकी इनकम है दैट इज मोर देन 50% ऑफ योर ग्रॉस इनकम. ध्यान रखना प्रॉफिट नहीं है ये, ग्रॉस इनकम. एग्जाम में कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट आए तो इग्नोर करिए. ये हो गया भैया एनबीएफसी क्या है और इसके अलग अलग प्रकार क्या है. अब अपन आ जाते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर. कोई भी एनबीएफसी का अगर आप ऑडिट करेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिए वो बिजनेस क्या कर रही है, अकॉर्डिंगली उसने रजिस्ट्रेशन सही कैटेगरी में लिया है या नहीं. बिजनेस देखने के लिए एमओए देखना पड़ेगा. बोर्ड की मिनट्स की मीटिंग देख सकते हैं, कमेटी की मिनट्स की मीटिंग देख सकते हैं, जिससे नेचर ऑफ बिजनेस समझ में आएगा. एंड अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट बिजनेस यू आर, पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस एप्लीकेबल है. जैसे अगर आप एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो रजिस्ट्रेशन भी क्या कैटेगरी वाइज होता है एनबीएफसी का, एब्सोल्युटली. तो हेंस वी विल आल्सो हैव टू सी द रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई कि क्या रजिस्ट्रेशन बिजनेस के अनुसार है, क्या नेट ओन फंड्स 2 करोड़ की मेंटेन्ड है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो एग्जाम में आएगा तो ये 2 पॉइंट लिखना पड़ेंगे कि एनओएफ देखेंगे और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे कि बिजनेस के नेचर के अनुसार सेम क्लासिफिकेशन है या नहीं. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल वेरीफाई अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ एडवांसेस. एनबीएफसी का सबसे रिस्की एसेट क्या होगा, जो वो लोन बांट रही है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली कंट्रोल्स चेक करेंगे. अगर आप जनता से डिपॉजिट लेते हैं तो आपको अपनी सिक्योर टोटल डिपॉजिट जो आपने लिया उसका एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज स्पेसिफिकली लिक्विड एसेट्स में अप्रूव्ड प्लेसेस पे रखना होता है. ये बैंक के स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जैसा है. तो वेदर दैट स्पेसिफाइड परसेंटेज इज केप्ट इन लिक्विड एसेट्स, इट इज टू बी रिपोर्टेड ऑन क्वार्टरली बेसिस टू आरबीआई. As an auditor, we have to check whether those quarterly returns have been submitted within 15 days and whether the information in those returns is accurate. This is just like statutory liquidity ratio requirement of banks. ढेर सारे prudential norms होते हैं, whether it is bank or RBI. Sorry, banks or NBFC. Prudential norms का मतलब सूझबूझ वाले norms. जैसे कि it is prudent कि आप पूरा का पूरा पैसा एक सेक्टर में ना लगा दो, एक कंपनी में लगा दो. इसे हम बोलेंगे credit concentration prudential norms. It is prudent that you should not keep recognizing income on accrual basis if long period has elapsed and you've not received the due income from your assets. जिसे आप लोग नॉर्मली कहेंगे प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन एसेट क्लासिफिकेशन की कोई एसेट नॉन परफॉर्मिंग तो नहीं हो गया. अकॉर्डिंगली फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिक्वायर करेंगे कि उस पर प्रोविजन बनाए इनकम कैश बेसिस पर रिकॉर्ड. यू कैन हैव प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए. तो एनबीएफसीज में आरबीआई कई तरह के प्रूडेंशियल नॉर्म्स देती है. आरबीआई ऑडिटर को उन सारे नॉर्म्स का कंप्लायंस चेक कर. तो सबसे पहले आप असेस करोगे हमारा आरबीआई के अनुसार हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, जिसके बेसिस पे हमारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स डिफाइन होंगे. देन बेस्ड ऑन दोस प्रूडेंशियल नॉर्म्स, वी विल हैव टू सी द कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स. दीस प्रूडेंशियल नॉर्म्स में क्लासिफिकेशन बेसिकली अगर आप डिपॉजिट ले रहे हो तो अलग होंगे, डिपॉजिट नहीं ले रहे हो तो अलग होंगे. पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन देखिए, एंड एनपीए क्लासिफिकेशन के प्रूडेंशियल नॉर्म्स होंगे, प्रोविजन, रिवर्सल ऑफ इनकम, डिक्लासिफिकेशन. तो जितने भी नॉर्म्स आप वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स याद है. देन एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट. अगर आप पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हैं तो आपको पब्लिक डिपॉजिट्स मोबिलाइजेशन एज पर आरबीआई नॉर्म्स का. कौन ले सकता है पब्लिक डिपॉजिट, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं ले सकती है, बाकी सब यूजुअली ले सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट. ये आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर आर 9+ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट. और एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है. एग्जाम में क्योंकि 5 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता और 1 पॉइंट के 1 मार्क होते हैं तो 5 भी याद रखोगे तो चलेगा. तो कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है कंपनी तो क्या चेक करेगा ऑडिटर. ए, डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किए हैं तो एप्लीकेशन के बेसिस पे ही एक्सेप्ट, राइटिंग में एप्लीकेशन आई है उसके बेसिस पे ही एक्सेप्ट किए हैं. सिंपल पॉइंट पहले बता दें. बी, डिपॉजिट का रजिस्टर मेंटेन किया गया है, रिपेमेंट उसका रेगुलर है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का. आरबीआई को कोई रिटर्न्स देने तो रिटर्न्स प्रॉपर जा रहे हैं. अब प्रोविजनल पॉइंट्स जो याद रखना है आपको, कभी एमसीक्यू आ गया तो
आरबीआई कहता है कि कोई भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले एनबीएफसी को क्रेडिट रेटिंग लेना होगा और हर साल रिन्यू कराना पड़ेगी और क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे उसका इंटरेस्ट और कितना डिपॉजिट ले सकती है वो देखना होगा और रिन्यूअल में रेटिंग डिग्रेड हो गई तो फिर आपको एक्सेस डिपॉजिट रिफंड भी करना पड़ सकता है। वी हैव टू चेक दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी कंपनी इन केस पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है तो ये कंपलसरी है कि बोर्ड का एक रेजोल्यूशन पास हो कि विल नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, ताकि कल दिन अगर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट हुआ है तो बोर्ड को भी जिम्मेदार ठहराया जा सके। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो चेक कर लो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं किया क्योंकि वहाँ प्राइवेटेड है। इस तरह के पॉइंट्स। तो कितना ले सकते हो आप क्रेडिट रेटिंग पे डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बेस्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग, आप इंटरेस्ट डिफाइन कर सकते हो कितना दोगे। जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होती है उतना ज्यादा ब्याज दे सकते हैं। खराब क्रेडिट रेटिंग में आप ज्यादा ब्याज नहीं देके लोगों को फंसा सकते हो तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। ब्रोकरेज पे लिमिटेशन होती है। एप्लीकेशन बेस्ड किया है, रजिस्टर होना चाहिए, रीपेमेंट रेगुलर है, लिक्विड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करना होंगे आरबीआई के पास, इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स के रिटर्न, बोर्ड का रिजोल्यूशन अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सीआईसी एक्सेप्ट नहीं। वाओ, इजीली याद रख पाओगे आप 5 पॉइंट। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट शुड एन ऑडिटर चेक विद रिस्पेक्ट टू मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। कूल। नेक्स्ट चेकलिस्ट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी का अगर आप ऑडिट कर रहे हो, ये 3 तरह के काम कर सकती है, या तो लीजिंग कर सकती है, लोन दे सकती है, या इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी कर सकती है। ये बेसिकली सबसे कॉमन एनबीएफसी है कमर्शियली। मेजॉरिटी एनबीएफसीज आप देखेंगे वेदर इट इज टाटा कैपिटल जो अलग अलग तरह के आपको व्हीकल लोन्स, पर्सनल लोन देती है, मुथूट फाइनेंस है जो गोल्ड लोन्स देती है, ये सब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएंगे। ये तरह की कंपनी में आप जब ऑडिट करेंगे तो वेरीफाई क्या करोगे, तो दिमाग में एक चीज फिट कर लेना कि अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे तो क्या नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स में चेक करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट नोट से परचेज चेक करेंगे, अकाउंटिंग चेक करेंगे, वैल्यूएशन सही हुआ या नहीं चेक करेंगे, पैसा नहीं आ रहा है तो एनपीए क्लासिफिकेशन, इनकम रिकग्निशन बंद करना, इंटरनल कंट्रोल्स देखेंगे क्या पॉलिसी है, हमारे कंट्रोल्स हैं कि नहीं, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करना है, कैसे करना है। कोई नॉर्म्स हो सकते हैं आरबीआई के कि इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक कैटेगरी में नहीं करोगे, वो नॉर्म्स का कंप्लायंस करेंगे। वहीं लोन दे रहे हैं तो वापस से इंटरनल कंट्रोल, क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पे ब्याज कैसे डिसाइड किया जाता है, रीपेमेंट रेगुलर आ रहा है या नहीं, एनपीए क्लासिफिकेशन, कॉमन स्टफ, इससे मार्क्स मिल जाएंगे। अपन यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कुछ अनकॉमन या स्पेसिफिक स्टफ के ऊपर। उससे पहले लेट्स रीड आउट दीस थिंग्स। फिजिकल वेरिफिकेशन राइट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। ध्यान रखना कोई भी एनबीएफसी अपने ही शेयर को गिरवी रख के कभी लोन नहीं दे सकती, क्योंकि सामने वाला रीपे नहीं करेगा तो फिर आपको उसे अटैच करना पड़ेगा जो बायबैक हो जाएगा। बायबैक ऐसे हो नहीं सकता, उसके नॉर्म्स अलग होते हैं। इनकम रिकग्निशन चेक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट से परचेज वेरीफाई करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया का कंप्लायंस क्योंकि एनबीएफसी पे लगते हैं, बोर्ड की मिनट्स देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अप्रूवल्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वेरीफाई करेंगे, अनलिस्टेड बॉन्ड्स है तो उसका वैल्यूएशन एक असेसमेंट करने के लिए हो सकता है एक्सपर्ट की एडवाइस लगे। सब्सिडरी ग्रुप कंपनीज में कैसे वैल्यूएशन होगा, डिपॉजिटरी से कंफर्मेशंस ले सकते हैं अपन सिक्योरिटी के, अगर फिजिकल फॉर्म में नहीं है डीमेट फॉर्म में, तो देन कंफर्मेशन ऑफ बैलेंसेस विद रिस्पेक्ट टू लोन्स जिनको हमने दिए हैं, बिल डिस्काउंटिंग किए तो देखेंगे ड्यू डेट पर पैसा आया या नहीं आया। देन देयर इज सीलिंग ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट। कोई भी एक कंपनी में आप अपनी टोटल एसेट्स का 15% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। कोई भी एक कंपनी को अगर आपको लोन देना है तो अपनी टोटल एसेट्स का 15% से ज्यादा आप उसे लोन नहीं दे सकते। तो मैं एक कंपनी को लोन भी देता हूं और इक्विटी शेयर में भी इन्वेस्ट करता हूं, तो 15-15 दोनों मिला के टोटल 25 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट, आपके टोटल एसेट 100 करोड़ के हैं और आपने उसके शेयर्स 15 करोड़ के खरीदे तो लोन 10 करोड़ का और दे सकते हो। शेयर 12 करोड़ के खरीदे तो 13 करोड़ तक का लोन और दे सकते हो। दोनों मिला के 25 से ज्यादा नहीं होना। लेकिन इसी की बजाय अगर आप एक ग्रुप, यानी कि एक नहीं एक सेट ऑफ कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ग्रुप के केस में शेयर्स के थ्रू या लोन के थ्रू जैसे भी इन्वेस्ट करोगे टोटल एसेट्स का 40% से ज्यादा नहीं होगा। ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी पे लागू नहीं होता है, बाकी सारी एनबीएफसीज पे होता है। कंट्रोल, प्रूडेंशियल नॉर्म्स और सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। NBFCs are allowed to be a part of the security lending scheme where they have any shares, they can lend it to somebody for some time period and then take it back. कोई शॉर्ट सेलिंग कर चुका है तो उसको शेयर्स की जरूरत होगी, वो हो सकता है मार्केट में प्राइस बहुत बढ़ गई हो शेयर्स की तो हमसे उधारी पे लेके वापस 1 महीने बाद रिटर्न करते, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम्स की ड्यू डेट पे वापस आया नहीं चेक करना। So if you get a question कि what important points would you check while doing a check of investment grade companies, try to include at least 5 points out of these. बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है, ऐसे थ्योरी क्वेश्चन भी आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड डिपॉजिट की पैसा जमा किया, आज पब्लिक ने कल निकालना है, कल निकाल लिया, ये लेने का अधिकार सिर्फ बैंक्स को है। डीआईसीजीसी कवर जो होता है वो सिर्फ बैंक्स को मिलता है, इट इज नॉट अवेलेबल टू एनबीएफसीज। देन ये लोग अपने खुद के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक नहीं ड्रॉ कर सकती एनबीएफसी, बैंक्स कर सकती है। सिमिलरली कोई मिनिमम एक्सपोजर प्रायोरिटी सेक्टर में रिक्वायर्ड एनबीएफसी को नहीं है, बैंक को होता है कम से कम इतना एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको एडवांस लेना पड़ेगा। और भी होती है जैसे लॉकर्स की से फैसिलिटी नहीं दे सकती एनबीएफसी, फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए अलग से लाइसेंस लेना होता है, बट मॉड्यूल में 4 दिए तो आप एग्जाम में भी यही 4 रखिए। वाह, ये तो बढ़िया सर, एकदम शॉर्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, मस्त। अपन इसको देखते जाओ, एक बार सुन लिया आपका नींद भी बढ़िया गहरी आएगी और साथ ही साथ में छोटे छोटे पॉइंट से कीवर्ड से बड़े बड़े चैप्टर यूं खट 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 रिवाइज हो जाएंगे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कीवर्ड बेस्ड नोट। अब फायदा क्या है दोस्तों, अगर आप ड्रोन चार्ट से रेफर करोगे तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा वन लाइनर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो कभी कंफ्यूजन हुआ तो उसके लिए आपको पता होगा कि ओके व्हाट दीस पॉइंट्स है। जैसे ये चेकलिस्ट,
दूसरा फायदा क्या है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट है, अभी अपन पॉइंट्स पढ़ेंगे तो ड्रोन चार्ट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि एक पेज में आपको पूरी कनेक्टिविटी दिखे, तो आपके दिमाग में एक विजुअल पिक्चर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो लिमिटेशन है कि आपने देखा हो कि ऑडिट रिपोर्ट में एक दो ये सारे पॉइंट वाइज आपको सब समझ आएगा, याद आएगा, बट वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं बनेगा, बस इतना डिसएडवांटेज है। एंड देन ऑब्वियसली वो एक्सप्लेनेटरी है तो डाउट्स नहीं आते हैं, समझने के लिए बहुत अच्छे हैं ड्रोन चार्ट्स, पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए भी, पर आखिरी समय कम समय में सिर्फ कीवर्ड बेस्ड रिवीजन करना ये बेस्ट है। चलिए, ऑडिटर्स टू सबमिट एडिशनल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एनबीएफसी टोटल 3 रिपोर्ट देता है। पहला, क्योंकि आप कंपनी हो तो सेक्शन 143(3) की रिपोर्ट आपको 143 में रिपोर्ट देना ही पड़ेगी टू द मेंबर सबसेक्शन 2 में, इंक्लूडिंग ऑल स्पेसिफिक रिपोर्टिंग मैटर ऑफ सबसेक्शन 3, इंक्लूडिंग कारो, क्योंकि बैंक्स पे कारो नहीं लगता है पर एनबीएफसी का लगता है। तो पहली रिपोर्ट टू मेंबर्स अंडर कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर कंपनी। दूसरी रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी रिपोर्ट टू आरबीआई विच इज एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, जो सिर्फ अगर आपको कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ आरबीआई डायरेक्शंस, प्रूडेंशियल नॉर्म्स मिलते हैं या फ्रॉड्स पता पड़ते हैं तो रिपोर्ट की जरूरत होती है। तो शेयर होल्डर को रिपोर्ट एज पर कंपनीज एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एज पर जो हम पढ़ रहे हैं, और आरबीआई को अगर कोई फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस मिलता है तो ही, अदरवाइज कोई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसे एक्सेप्शन रिपोर्टिंग बोलते हैं। व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सारी एनबीएफसी के ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये लिखेंगे कि एनबीएफसी सिर्फ एनबीएफसी का बिजनेस कर रही है, चाट पकौड़ी नहीं बेच रही है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है और उसकी नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट मीट की। अलग अलग एनबीएफसी के लिए नेट ओन फंड्स अलग अलग हो सकती है। बेसिक 2 करोड़ है, कुछ के लिए 50 करोड़ 100 करोड़ भी प्रिस्क्राइब हो सकती है, खासतौर पे जो लार्ज एनबीएफसी होती है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट फाइनेंस कंपनीज एंड ऑल, बट बेसिक रिक्वायरमेंट 2 करोड़ की। सर्टिफिकेट एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को देना होता है कि एनबीएफसी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एनबीएफसी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल होने के 1 महीने में आरबीआई को देना होता है, लेटेस्ट 31 दिसंबर। तो ये तो हर एनबीएफसी में आपको देखा। कोई एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन एग्जाम्प्ट है, जैसे कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर उनकी टोटल एसेट 100 करोड़ रुपए तक की है, उससे ज्यादा भी है पर वो पब्लिक से पैसा नहीं ले रही, डिपॉजिट तो ले नहीं सकती है, बोरिंग भी नहीं कर रही है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो 500 करोड़ तक की अगर आपकी नेट ओन फंड्स हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। वो सब अभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो हो सकता है कुछ केस में आपका रजिस्ट्रेशन एग्जाम्प्ट हो, तो सिर्फ इतना लिखना है, कंडीशंस एग्जाम्पशन की मीट रही क्या नहीं। अब ये वो पॉइंट है जो आपको चेक करना है अगर आपकी एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती। सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हम पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑडिटर चेक कर ले कि भाई पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं किया, सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो आप पे लगते हैं उसे कंप्लाई कर ले। आप अगर एनबीएफसी हैं और डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एनडीए, तो आपके ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एप्लीकेबल नहीं होता है। जो बैंक्स में आपने सुना होगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एनबीएफसी में उसको कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, ये आप पे एप्लीकेबल नहीं। पर इनकेस अगर आपकी कंपनी की साइज 500 करोड़ रुपीज या उससे ऊपर की होती है तो भले ही आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करो, आपको सिस्टमिक इंपॉर्टेंस का माना जाता है, फिर उस केस में आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की रिक्वायरमेंट मीट करना पड़ेगी और उसके रिटर्न्स आपको एनबीएस 7 के फॉर्म में आरबीआई को देना, ऑडिटर को चेक करना है समय पे गए और सही इन्फॉर्मेशन गई या नहीं। अगर आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्लासिफाई हुए हो तो आपका क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकली चेक करना है। डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये पॉइंट चेक कर, कितना आसान है, नहीं कर रहे हो तो क्या रेजोल्यूशन पास किया है, एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। जनरल प्रूडेंशियल नॉर्म्स तो आपको चेक करना ही करना है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। प्लस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नॉर्मली कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो ही चेक करते हैं, यहां नहीं करना है, एक्सेप्ट आप सिस्टमिक इंपॉर्टेंस के हो जहां पे चेक करना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो क्लासिफिकेशन सही है या नहीं है। उसमें होता यह है कि ये लोग सिर्फ छोटे छोटे लोन दे सकते हैं, स्मॉल अमाउंट्स। फायदा ये होता है कि आरबीआई इनको सस्ते में पैसा देती है। बंधन बैंक वॉज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिफोर इट बिकेम द बैंक। लेकिन अगर आपकी एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है दोस्तों, then in that case there would be a lot of requirement which you will have to fill. 1 2 3 4. फर्स्ट, जो आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं शेयर होल्डर या पब्लिक से, वो विद इन लिमिट्स है या आपने देखा होगा सेक्शन 73 टू 76 कंपनीज एक्ट कहता है कि डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर्स, बट इफ यू वांट टू एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक देन देयर आर रिक्वायरमेंट दैट यू नीड टू मीट द कंडीशन ऑफ पेड अप कैपिटल और टर्नओवर, इनफैक्ट पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स टर्नओवर। बट एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पर वो करेगी तो आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करना होंगे। आपने कोई डिपॉजिट शेयर होल्डर या पब्लिक से एक्सेप्ट किए, अगर किए हैं तो क्या वो एज पर क्रेडिट रेटिंग जितने आप ले सकते थे उतने हैं? अगर रेटिंग डिग्रेड हो गई है तो आपने क्या हटा दिए हैं, रेगुलराइज कर दिए, रीपेमेंट में कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, और आरबीआई के कोई भी रिस्ट्रिक्शन या नॉर्म्स का आपने वायलेशन तो नहीं किया, जैसे ब्रोकरेज ज्यादा पे कर दी, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दे दी, ऐसा। तो ये तो आपने पब्लिक डिपॉजिट से रिलेटेड चेकिंग कर ली। जो मोबिलाइजेशन अपन ने पढ़ा है वो ठीक है, यहाँ पे हम रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं तो ये चीज रिपोर्ट में देने वाली बातें चेक बहुत सारी और करी होंगी। देन पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली सारी एनबीएफसी को क्रेडिट रेटिंग लेना होती है, उसी के बेसिस पे कितना डिपॉजिट आप ले सकते हो डिपेंड, और आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। आपकी क्रेडिट रेटिंग डिफाइन करती होता है ना ए प्लस, तो उसके बेसिस पे आपकी लिमिट डिफाइन होती है, तो चेक करना उससे ज्यादा तो नहीं लिया, और आपको
आपका जो भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है वो मेंटेन करना है और उसे डिस्क्लोज करना है कि कितना मेंटेन। तो क्रेडिट रेटिंग और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देन अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो आरबीआई आपके ऊपर एक बंदिश डालता है कि आप खुलेआम किसी भी शहर में ब्रांच नहीं खोल सकते, हमसे परमिशन लेना होगी। और नॉर्मली आरबीआई बोलता है कि अच्छा आपको मुंबई में एक ब्रांच खोलना है तो चलो वो टीयर 2 सिटीज लाइक इंदौर, सूरत, बड़ौदा, इनकी ऐसी तरह की सिटीज में आपको 3 ब्रांच खोलना होगी, तो मुंबई में एक ब्रांच खोलेंगे ताकि स्प्रेड। तो ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुई है, प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड एसेट्स की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुई, ये रिपोर्ट में लिखा है। और प्रूडेंशियल नॉर्म्स अलग अलग प्रकार के जो होते हैं वो चेक करना है। एनबीएस 1 फॉर्म आरबीआई को फाइल किया, कोई भी मॉडिफिकेशन है ओपिनियन में तो उसके रीजंस देना है। आरबीआई, यहाँ पे बैंक का मतलब है आरबीआई, उसको एक्सेप्शन रिपोर्ट दे। आरबीआई एक्ट, एनबीएफसी के डिपॉजिट एक्सेप्टेंस के डायरेक्शन, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग आरबीआई एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म्स के डायरेक्शंस में कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ है तो आप रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सेक्टर ऑफ आरबीआई को रिपोर्ट सबमिट करें। रीजनल ऑफिस जैसे होता है ना एमसीए के रीजनल ऑफिस होते हैं वैसे ही। तो ऑडिट रिपोर्ट में टोटल कितनी चीजें आ गई यहाँ पे। बोर्ड को जो ऑडिट रिपोर्ट जा रही है, पहला आपको चेक करना है कि उसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुई है। दूसरा, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो और नहीं कर रहे हो तो अलग अलग तरह के प्रोविजंस आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जनरली सारी एनबीएफसीज के केस में कुछ बेसिक डिटेल लाइक रजिस्ट्रेशन, एनबीएफसी का ही बिजनेस कर रहे हो आप, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल ये सब बताना पड़ेगा। चलिए, एनबीएफसी में अगर फ्रॉड होते हैं तो उसे आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन लिमिट्स। जो पहले आपके सिलेबस में थी अब हटा दिया, अब आपके सिलेबस में सिर्फ फ्रॉड्स का क्लासिफिकेशन है। ये इंडियन पीनल कोड में जैसे फ्रॉड्स क्लासिफाई होते हैं बिल्कुल वैसा ही है। याद रखना है आपको, एनबीएफसी, गर्लफ्रेंड, अदर्स, सिंपल है। 7 कैटेगरी के फ्रॉड्स है। सबसे पहले आपका फ्रॉड कहीं कोई नेग्लिजेंस के नेचर का तो नहीं। नेग्लिजेंस में ऐसा माना जाता है कि कैश की चोरी हो गई, तो अगर चोरी हुई और आपने पता करी और पहले से ऑडिटर को बता दिया तो 10,000 रुपए तक की अगर चोरी हुई है और आपने ऑडिटर को पहले से बता रखा है तो उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। पर नहीं बताया और ऑडिटर ने डिटेक्ट करी कोई कैश शॉर्टेज, तो 5,000 रुपए तक की शॉर्टेज डिटेक्ट करी है तो चलो मटेरियल मानेंगे, उससे ऊपर किया तो फ्रॉड मानेंगे, रिपोर्ट करना। नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट और चीटिंग। फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट आपने कैच मी इफ यू कैन टाइप की लियोनार्डो की वो मूवी देखी होगी, तो होता है ना डीडी वगैरह पे उस पे चेंज कर देता है नाम और अपने नाम पे इनकैश करा लेता है, स्टफ लाइक दैट। सिमिलरली आप फ्रॉड कैसे कर सकते हो, एनबीएफसी को गिफ्ट दे दो और अपने फेवर में लोन ले लो, तो गिफ्ट ग्रेटिफिकेशन इलीगली आपने ब्राइब की तरह से तो नहीं दिया है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कोई हेराफेरी तो नहीं करी, और इसके अलावा कोई भी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड जो ऊपर क्लासिफाई नहीं होते आप उसको अदर्स में डाल दो। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेंगे। 5 मार्क का होगा तो कम से कम 5 साथ के साथ याद रख पाएंगे। एनबीएफसी, गर्लफ्रेंड, अदर, ओ जीएफ, अदर। चलिए, पोटेंशियल नॉर्म्स किससे रिलेटेड होते हैं, तो एक तो कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है तो 15% आपको रिस्क वेटेड एसेट्स का मेंटेन करना होता है। कैश जैसी एसेट पे रिस्क वेट 0 होता है, वहीं पे आपने लोन वगैरह दिए तो 100% होता है। तो जितना रिस्की एसेट होगा डिनोमिनेटर उतना बढ़ेगा, उसका 15%, कैपिटल उतनी ज्यादा रखना। कैपिटल क्या होती है ये सब आप इंटर में पढ़ते थे, यहाँ पे वो सब नहीं दिया गया, बट ये जरूर है कि टोटल कैपिटल आपको जो रखनी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, टीयर 1 और 2। टीयर 1 कैपिटल वो होती है जिसमें कंपेरेटिवली रिस्क परमानेंसी ज्यादा है, जैसे इक्विटीज, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम। टीयर 2 जो कम परमानेंट है, which could be like convertible instruments but not equities, or it could be unsecured loans for long duration like 10 years or so. तो ऐसे को टीयर 2 माना जाता है। टोटल रिक्वायरमेंट का मिनिमम 10% टीयर 1 और बचा हुआ 5 टीयर 2 हो सकता है। टीयर 1 ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुथूट फाइनेंस जैसे आप गोल्ड लोन देने वाली एनबीएफसी है तो टीयर 1 ही 12% होना चाहिए। इसको मेंटेन करना होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है या नॉन डिपॉजिट एसआईज को। इनकम रिकॉग्निशन, एनपीए पे ए इनकम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होगी। ऑलरेडी कोई इनकम बुक कर चुके थे एनपीए बुक होने से पहले और रियलाइज नहीं हुई है तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा, अदरवाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे रिकॉर्ड। असेट क्लासिफिकेशन, एनपीए क्लासिफाई होता है तो स्टैंडर्ड असेट पे 10%, सब स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड असेट पे 0.4, सब स्टैंडर्ड पे 10%। इसके बाद वो डाउटफुल होगा, उसमें अनसिक्योर्ड अमाउंट पे पूरा, और सिक्योर्ड अमाउंट पे पहले साल जब वो डाउटफुल रहा 20, दूसरे तीसरे साल टोटल 30 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा, और फिर 50 हो जाएगा। बैंक्स के केस में थोड़ा सा अलग होता है, आखिरी में D3 में वो 100 पे चले जाता है, यहाँ पे ऐसा। शेड्यूल 3 डिवीजन 3 आ चुका है एनबीएफसी के लिए, जिसमें सबसे पहले एसेट, फिर लाइबिलिटी एंड इक्विटी। एसेट में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट होता है, ना कि करंट नॉन करंट। तो लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन होता है, ये फर्क है डिवीजन 2 और 3। इंडेक्स फॉलो करने वाली एनबीएफसी इसे फॉलो करती है। तो डिफरेंसेस अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि ये तो एप्लीकेबिलिटी है, 2 और 3 में क्या है, जो एक क्वेश्चन कभी आ चुका है क्योंकि अमेंडमेंट आया था तब पूछ लिया, अब शायद ही पूछेंगे। लिक्विडिटी बेस्ड है, सेपरेट प्रेजेंटेशन। कोई भी इनकम और एक्सपेंस अगर आपकी टोटल इनकम का 1% या 10 लाख में जो भी ज्यादा है उससे ज्यादा होती है तो डिवीजन 2 बोलता है अलग से दिखाओ, यहाँ पे 10 लाख नहीं है, सिर्फ 1%। तो कोई एनबीएफसी की टोटल इनकम साल भर की लेट से 5 करोड़ है, उसका 1% होता है, 1% होता है, 10% नहीं 1% होता है 5 लाख, तो 5 लाख से ऊपर की जितनी भी इनकम एक्सपेंस अलग से दिखाना। चलिए, एलएलपी में आपका कोई भी अगर डायरेक्टर पार्टनर है तो उसके ड्यूज अलग से बताने हैं, और ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओसीआई में अलग अलग कैटेगराइजेशन ऑफ योर रेवेन्यू जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड आपको फेस पे अलग से बताना पड़ेगा, नोट्स में बताने से काम नहीं होगा।
सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंटेशन होता है। लाइबिलिटी में पहले लाइबिलिटीज आती है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, फिर इक्विटी आती है। लिक्विडिटी ऑर्डर भी अलग होता है, पहले कैश यानी मोस्ट लिक्विड टू लीस्ट लिक्विड। ये आपका डिस्कशन कंप्लीट होता है दोस्तों। एक और चैप्टर हमारा हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नोट्स। इनफैक्ट पीयर रिव्यू वगैरह के मैराथन में हमने यूज किए थे, वो रिवीजन लेक्चर्स आप अलग से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।